हेलो दोस्तों, यूनिक जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स इन इरेडिकेटिंग सोशल इविल्स प्रिवलेंट इन 19th सेंचुरी। बात हो रहा है 19th सेंचुरी का। 19th सेंचुरी में इंडिया का कंडीशन कैसा था और उस समय जो सोशल इविल्स था उसको इरेडिकेट करने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, ये पूछा जा रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको आंसर लिखना है यहाँ पे। तो आंसर लिखने से पहले आपको थोड़ा सा जानना है कि इंट्रो में कैसे लिखना है और बॉडी में कैसे लिखना है और मेन कंक्लूड आपको कैसे करना है। तो 19th सेंचुरी का जो स्थिति था, क्योंकि अब यहाँ पे बात किया जा रहा है 19th सेंचुरी, सबसे पहले जानो कि आंसर की शुरुआत कैसे करते हैं। तो शुरुआत करने से जानो कि 19th सेंचुरी का बात कर रहा है, जहाँ की सोशल इविल है। इसका मतलब 19th सेंचुरी में इंडिया का सोशल अगर सोसाइटी देखा जाए तो वहाँ पे सोशल इविल्स प्रिवलेंट था। तो सबसे पहले 2-3 लाइन में आप क्लियर कर दो कि 19th सेंचुरी में इंडिया कैसा था। तो 19th सेंचुरी में इंडिया जो था एक स्टैग्नेशन था, या फिर बोल सकते हो कि यूनिफॉर्मिटी नहीं था। लोग डिवाइड था, जैसे हिंदू कल्चर्स में जाति उपजाति में डिवाइड था। लोग रिलीजन रीजन में, ट्राइब में, लैंग्वेज में, कास्ट में डिवाइड था, ये सब सारा। हालांकि मुस्लिम भी डिवाइड था, जैसे कि अफजल में, अर्जल में। एक सबसे ऊपर अशरफ हो गया, अशरफ, अर्जल, फिर तुम्हारा अजलफ हो गया, ये सारा चीज़ डिवाइड था। इसके बाद अशरफ, अजलफ और अर्जल। तो इसके बाद फैमिली सिस्टम भी डिवाइड था, पेट्रियार्कल इन नेचर था। कौन Someone is- छोड़ो। तो ये सोशल इविल्स वर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, सोशल इविल्स को फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया गया। ठीक, इतना सारा चीज़ यहाँ पे देखा गया था 19th सेंचुरी में। अकॉर्डिंग टू द 19th सेंचुरी, अब सुना यहाँ पे 19th सेंचुरी विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। 19th सेंचुरी में बहुत सारा रिफॉर्म देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है जिसको यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि पूछा नहीं गया कि 19th सेंचुरी में ही रिफॉर्म क्यों देखने को मिला। क्योंकि 19th सेंचुरी में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। एक साइड यहाँ पे इंडिया में जहाँ पे सोशल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जहाँ पे रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे बटा हुआ था। ऑन दी अदर साइड यूरोप में लोग बहुत ही रैशनल थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट था लोगों में। लोग इक्वालिटी पे, फ्रेटर्निटी पे विश्वास करते थे। वहाँ पे रेनेसेंस आया हुआ था, मतलब लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस, इनलाइटमेंट टाइप का बोल सकते हो आप, वहाँ पे लोगों में आया। तो ये सब सारा चीज़ इन्फ्लुएंस किया इंडियंस को। इसके बाद इंडियंस में मॉडर्न एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। अब मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद जो लोगों का सेंट्रल फोकस रिलीजन था, अब रिलीजन से हट कर सेंट्रल फोकस ह्यूमैनिटी पे आ गया। दूसरी बात, अब जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुआ, बुक्स सारा, रिसोर्सेज सारा अवेलेबल हो गया लोगों को, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, तो लोग पढ़ने लगे। दूसरी तरफ जो क्रिटिकल व्यू था ब्रिटिश का टूवर्ड्स इंडियंस, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को इरिटेट किया। और लोगों ने अपना स्टेटस को बढ़ाने के लिए रिफॉर्म लाना चाहा। और आप इसमें चीज़ लिख सकते हो कारण में, जैसे प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिश का प्रोग्रेसिव एटीट्यूड भी इन्फ्लुएंस किया इंडियंस को। तो इतना सारा कारण है, आराम से लिख सकते हैं अगर पूछा जाता तो, लेकिन ये आपको जानना है। बाकी सब रिफॉर्मर आए। तो रिफॉर्मर यहाँ पे सबसे पहले राजा राम मोहन के बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, राजा राम मोहन के बारे में। तो राजा राम मोहन यहाँ पे आत्म सभा, ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। और इनके अनुसार, इनका आइडियोलॉजी अगर देखा जाएगा तो ये पॉलीथीज्म को बेविश्वास नहीं करते थे, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, सती प्रैक्टिस के खिलाफ थे। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, साथ साथ अपने कल्चर को रखते हुए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिफॉर्मर दो तरीके के थे, रिफॉर्मर दो तरीके के। एक थे तुम्हारा वेस्टर्नाइज, जो ऐसा रिफॉर्म चाहते थे कंप्लीट वेस्टर्न साइड के। और एक थे तुम्हारा रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट एक ऐसे थे जो कंप्लीट चाहते थे एकदम से रेट्रोग्रेसिव बोल सकते हो, या फिर ओवर ग्लोरिफिकेशन करना अपने पास्ट को, ओवर ग्लोरीफाई कर देना अपना पास्ट को, या एग्जेजरेट कर देना अपने पास्ट को, मतलब अपने बिल्कुल रेट्रोग्रेसिव, बिल्कुल पास्ट में चलो। एक साइड जो है रिवाइवल कि पूरा एकदम से पास्ट में चलो, पास्ट में चलो। एक तरफ वेस्टर्नाइज जो कंप्लीट वेस्टर्नाइजेशन का बात करते थे। और दोनों के बीच में एक थे रिफॉर्मर, एज ये रिवाइवलिस्ट एज वेल एज वेस्टर्नाइज, ये थे आपका राजा राम मोहन, जो कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ कल्चर को भी लेने की बात करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट लेके आए थे, जो हिंदू रिलीजन को प्योरीफाई करने के लिए बात किए हुए थे।
जैसे कास्टलेस सोसाइटी का बात करते थे, क्लासलेस सोसाइटी का बात करते थे। देखिए कास्टलेस जो है वो सोसाइटी, ये सोशल स्टेटस को दिखाता है, और क्लासलेस इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, ये दोनों दिखाता है। तो इसके बाद यहाँ पे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ज्योतिराव फुले भी एक पावरफुल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के ये अगेंस्ट थे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद भी फंडामेंटल वननेस पे विश्वास करते थे, वननेस ऑफ गॉड पे विश्वास करते थे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। हालांकि स्वामी विवेकानंद भी, अगर इसका आइडियोलॉजी दिखेगा, ये सेक्युलर नॉलेज का भी बात करते थे। सेक्युलर नॉलेज इसलिए ताकि आपका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, एंड ऑन द अदर साइड बात करते थे स्पिरिचुअल नॉलेज का, जो आपको शांति दे, आपको खुद पे विश्वास दे। केशव चंद्र सेन, ये नाम याद रखना है प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि एक बार पूछा भी चुका है। ब्रह्म समाज के मेंबर थे केशव चंद्र सेन, और ये कास्ट प्रैक्टिसेस का, ये सब इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज का स्थापना किए हुए थे, सेक्रेटरी ऑफ, अच्छा, बेथुन स्कूल के थे। ये भी एजुकेशन ऑफ वुमेन के साइड में थे, और चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे, ये सब सारा। एक श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना लिख सकते हैं, जो इजावास ऑफ केरला के मेंबर थे। इजावा हालांकि सुधराज था, सुधराज लोग बहुत ही सोसाइटी के निम्न कैटेगरी में थे, तो ये सब निम्न कैटेगरी थे, तो इन लोगों को मना कर दिया गया था टेम्पल्स एंट्री में। तो टेम्पल्स एंट्री को कराने के लिए, एंट्री कराने के लिए इन्होंने बहुत सारा एजिटेशन आंदोलन लेकर आए, या फिर रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बावजूद बहुत सारा ऐसा रिफॉर्म है, कुछ कुछ इतना सारा आपको लिखना नहीं है, कुछ सारा रिफॉर्म, जैसे यंग इंडिया, यंग बंगाल मूवमेंट लिख सकते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिख सकते हो, थियोसॉफिकल मूवमेंट लिख सकते हो। ये सब सारा भी आप याद कर लो या फिर देख लो, इतना सारा मूवमेंट के बारे में आपको जानना है। आप बॉडी में यहाँ पे इतना नहीं भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका कंक्लूजन एक सुंदर होना चाहिए, जैसे डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम ऑफ दीज मूवमेंट इम्पार्टेड, क्योंकि एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, इसका कुछ डिमेरिट्स ऐसा था कि बहुत अधिक कंजर्वेटिव भी था। जैसे मास मोबिलाइजेशन के लिए कल्चर का यूज किया जाता था, जैसे कोई फंक्शन, ऐसा कल्चरल फंक्शन या फेस्टिवल जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होता था, तो ऐसा क्या करता था, हिंदू मुस्लिम के बीच ये वाइडर गैप कर दिया था, एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन, कुछ कुछ रिफॉर्म ऐसा लाया गया जो प्रमोट कर दिया कंजर्वेटिज्म को, कंजर्वेटिव को, कट्टरवादी को। जैसे आर्य समाज लेकर आया हुआ था आपका शुद्धि मूवमेंट हिंदूज़ में। ऑन द अदर साइड मुस्लिम लेकर आया था तबलीग एंड तंजीम मूवमेंट लाया था वहाबी मूवमेंट में। तो ये सब अलग अलग अपनी तरफ से लाना, ये सब प्रॉब्लम कर किया कंजर्वेटिव और रेट्रोग्रेसिव कैरेक्टर। तो ऐसा होते हुए भी इस रिफॉर्म में, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में, और रिफॉर्मर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किया। पूरे कल्चरल कंससनेस, मतलब एक कल्चरली लोगों में चेतना जगाने के लिए, एक सर्वसम्मति जगाने के लिए, और लोगों का कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। इस तरीके का आंसर आपको लिखना है। चलिए इसका यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता, एक यहाँ पे ऐसे, चलिए ये आंसर आपको कॉपी में लिख के क्लास में दिखा देना है, ठीक है, सबका कॉपी फिर देखा जाएगा। चलिए इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा पॉलिटी का, ठीक, धन्यवाद।